अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आपका भाई रियाज अहमद उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस से आई ये तस्वीरें अमेरिकी विमानों पर ईरानी हमले से हुई तबाही के सबूत के तौर पर आई हैं। कल खबरें आई थी कि ईरान की तरफ से इस हमले में अमेरिका के 3 सैन्य विमान तबाह हुए हैं। 15 से 20 अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही वो ज्यादा चौंकाने वाली हैं। कहा जा रहा है कि ईरान ने अटैक के जरिए अमेरिका के 2 दूसरे सैन्य विमानों के साथ बहुत ही अहम और बेशकीमती E-3G-FX सैन्य विमान को भी तबाह कर दिया है। यानी ईरान ने ऐसे सैन्य विमान पर सीधे मिसाइल दागने में कामयाब हो गया जिसमें एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम लगा था। ऐसा करके ईरान ने अमेरिकी वायुसेना की आंखें बंद कर दी हैं और कंट्रोल रूम को अंधा कर दिया। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है। इतना ही नहीं, खबर ये भी आई है कि सऊदी एयरबेस पर खड़े इस सैन्य विमान के बारे में ईरान को सटीक जानकारी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए रूस ने दी थी, लेकिन रूस ने इस तरह के दावे से इनकार किया है। लेकिन अमेरिका और मिडिल एशिया के देशों को ये जानकारी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी है। अमेरिका और यूरोप के देशों को ये जानकारी यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दी है, जो ईरान के हमलों से जूझ रहे देशों को इंटरसेप्टर बेचने के लिए इन दिनों अरब देशों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सऊदी एयरबेस पर खड़े इस विमान के पिछले हिस्से के पर खंडित हो गए। इस विमान को तबाह करने के लिए ईरान ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें और 29 ड्रोन से हमला किया। हमला इतना सटीक और सधा हुआ था कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम कुछ मिसाइलों को नाकाम करके भी अपने बेशकीमती विमान को बचा नहीं सका। ये कोई मामूली फाइटर जेट या फ्यूल टैंकर वाला विमान नहीं है। ये है E-3G-FXI। ये वो सैन्य विमान है जो अमेरिकी वायुसेना के लिए आंख, दिमाग और कंट्रोल रूम का काम करता था। इस विमान की तबाही अमेरिका के लिए होश उड़ा देने वाली घटना है। सऊदी एयरबेस पर उड़ान भरने वाला यह विमान आसमान में उड़ता हुआ रडार और कंट्रोल रूम था। अमेरिकी बैटल मैनेजमेंट का जरूरी हिस्सा था। इसके ऊपर लगे डोम के जरिए 360 डिग्री रडार कवरेज होता था। ईरान पर हमला करने वाले अमेरिकी फाइटर जेट को गाइड करता था। 300-400 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन को ये देख सकता था। यही इसकी खासियत है। यही बताता है कि पहले कौन जेट कहां जाएगा, किस टारगेट पर पहले कौन हमला करेगा, किस हमले से बचना है। ये सारे फैसले इस E-3G-FX के भीतर बैठे ऑपरेटर लेते हैं। यानी ये विमान खुद बमबारी या मिसाइल बरसाने का काम नहीं करता, बल्कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल और जंग को मैनेज करने की भूमिका निभाता है। कहें तो पूरी एयर वार को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है। ये सैन्य विमान अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर जेट F-35 को भी बताता है कि कहां निशाना बनाना है और किस निशाने से बचना है। कम्युनिकेशन के मामले में ये विमान जमीन, समुद्र और हवा तीनों के बीच लिंक का काम करता है। अलग अलग यूनिट्स को जोड़कर हमले का कमांड देता है, यानी फोर्स मल्टीप्लायर का भी काम करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि E-3G-FX के तबाह होने का मतलब सिर्फ एक विमान की तबाही नहीं है, बल्कि पूरे एयर ऑपरेशन की क्षमता पर बड़ा स्ट्रेटेजिक झटका हो सकता है। खबर यह भी आ रही है कि रूस ने अमेरिकी वायुसेना के लिए आंख, दिमाग और कंट्रोल रूम कहे जाने वाले इस विमान की मौजूदगी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जानकारी ईरान को दी थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने NBS न्यूज से बातचीत में दावा किया कि रूस ने ईरान को न सिर्फ जानकारी दी थी, बल्कि रूसी सैटेलाइट ने 20 मार्च, 23 मार्च और 25 मार्च को प्रिंस सुल्तान एयरबेस की तस्वीरें भी ली थी। ये तस्वीरें ईरान को रूस के जरिए मिली। सटीक लोकेशन का पता चला और ईरान ने 27 मार्च को एक साथ 29 ड्रोन और 6 बैलिस्टिक मिसाइल इस एयरबेस को निशाना बनाने के लिए दाग दी। इस हमले में अमेरिका का वो जहाज पूरी तरह तबाह हो गया जो अमेरिका के लिए बेहद बेशकीमती है। उसके पास ऐसे सिर्फ 15-20 जहाज है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है सिर्फ 16 जहाज हैं। नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा। अब जो एडवांस प्रोडक्शन इस रेंज के जहाजों का हो रहा है उसकी खेप 2028 के बाद अमेरिका को उपलब्ध होंगी। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट में कहा गया ईरान के हमले का निशाना सऊदी एयरबेस पर खड़े सैन्य जहाज तो थे ही, लेकिन खास निशाना E-3G-FX था। खबरों के मुताबिक अमेरिका के पास ऐसे कुछ ही जहाज हैं जिनमें से 6 यानी 40% मध्य एशिया में तैनात थे। ईरान ने इनमें से एक जहाज को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया, वो भी तब जब हवा में नहीं बल्कि जमीन पर
पार्क था। सैटेलाइट इमेजरी के अनुसार ये हमला सीधे लाइन पर हुआ। इस हमले में कई KC-135 जहाजों को भी भारी नुकसान हुआ है। कुछ रिपोर्टों में कहा जा रहा है ऐसे विमानों की संख्या 5 है। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के रिपोर्ट के मुताबिक टारगेटिंग रैंडम नहीं थी। ये हमला सामान्य अंधाधुंध हमला नहीं था, बल्कि खास तौर पर E-3G अवाक्स के पार्किंग एरिया को निशाना बनाकर किया गया था। हमलावरों को बेस के लेआउट और संवेदनशील एसेट्स की जानकारी थी। आसपास खड़े टैंकर विमानों की तुलना में E-3G का एरिया सीधे हमले के केंद्र में था, यानी अवाक्स ही हाई टारगेट था। तो सोचिए जरा, जिस ईरान के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार नहीं दर्जनों बार कह चुके हैं ईरान का एयर डिफेंस खत्म है, ईरान की आर्मी खत्म है, ईरान की वायुसेना खत्म है, ईरान की पूरी ताकत खत्म है, ईरान पूरी तरह तबाह हो चुका है, ईरान के पास कुछ नहीं बचा है, वही ईरान अमेरिका के उस एयरबेस पर, जो सऊदी अरब का एयरबेस है, जहां से अमेरिकी फाइटर जेट और कंट्रोल रूम की भूमिका निभाने वाले विमान उड़ते हैं, हमले करते हैं, बमबारी करते हैं, वहां तक ईरान ने मिसाइल दाग दी। जैसा कि मैंने कहा, कुछ रिपोर्टों में 3 विमान तबाह होना बताया जा रहा है, कुछ रिपोर्टों में 6। तो ईरान के पास कितनी ताकत बची है, इसका अंदाजा ऐसे हमलों से हर रोज हो रहा है। ईरान की तरफ से बार बार चेतावनी दी गई कि अगर अमेरिका और इजराइल की तरफ से हमले जारी रहे, जो जारी हैं, तो ईरान जवाबी कार्रवाई करता रहेगा। इस तरह की कार्रवाई ईरान पहले भी कर चुका है। जंग के शुरुआती हफ्ते में एक खबर आई थी कि कई रडार सिस्टम, जैसे जॉर्डन से लेकर सऊदी अरब तक, कतर से लेकर कुवैत तक, जहां भी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम थे, उनको बुरी तरह निशाना बनाकर तबाह करने में ईरान ने कामयाबी हासिल की। और ये निशाना शाहिद ड्रोन और मिसाइलों के जरिए बनाया गया था। जिस शाहिद ड्रोन की कीमत 20 से 30 हजार डॉलर बताई जाती है, जिसे रोकने के लिए $1 बिलियन का थर्ड सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल होता है, और उससे अमेरिका को लाखों डॉलर का नुकसान होता है। खबर ये पहले आ चुकी है। 17 ऐसे ठिकाने मध्य एशिया में अमेरिकी मिलिट्री के जो ईरान के हमले में तबाह हो चुके हैं या जिन्हें काफी नुकसान हुआ है। खबर यह भी आई कि अमेरिका इतना घबराया और डरा हुआ से मतलब ये नहीं कि वो कांप रहा है, बल्कि ईरानी हमलों से इतना परेशान है कि अमेरिकी अधिकारी जहां से ऑपरेट करते थे, उनको इतना अंदेशा है ईरानी हमले। 2 दिन पहले खबर आई कि अमेरिकी अधिकारी होटल या किसी गोपनीय ठिकाने से रिमोटली काम कर रहे हैं, ताकि वे ईरानी हमले का निशाना न बने, क्योंकि ईरान के पास पूरी लिस्ट है कि अमेरिकी अड्डे मध्य एशिया में कहां मौजूद हैं, और इसलिए गोपनीय ढंग से काम करेंगे। सऊदी अरब में कहा जा रहा है कि दूतावास पूरी तरह से खाली है, छिप कर ये लोग काम कर रहे हैं। 40,000 से ज्यादा अमेरिकी वापस लड़ चुके हैं। ये सब तब हो रहा जब ईरान की ताकत बकौल ट्रंप खत्म हो चुकी है। दूसरी तरफ जेलेंस्की ने कुछ दिलचस्प जानकारियां दी हैं। जेलेंस्की ने एनबीसी के साथ एक इंटरव्यू में ईरान को रूस से मिल रही मदद का दावा करते हुए कहा, हमें पता है कि अगर वो एक बार तस्वीरें लेते हैं तो वे तैयारी कर रहे होते हैं, दूसरी बार तस्वीर लेते हैं तो एक तरह की सिमुलेशन होती है, और तीसरी बार का मतलब है 1 या 2 दिन में हमला होगा। कहा जा रहा है रूस ने हमले से पहले 3 बार सैटेलाइट तस्वीरें ली और ये तस्वीरें ईरान को मुहैया कराई ताकि सटीक निशाना लगाया जा सके। जेलेंस्की से पूछा गया क्या वो पुतिन के ईरानियों के साथ संबंध के बारे में कुछ जानते हैं, तो जेलेंस्की ने कहा बिल्कुल 100%। जंग शुरू होने के बाद अमेरिकी अखबारों के हवाले से भी खबर आई कि रूस मध्य एशिया में अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों की जानकारी ईरान को दे रहा है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन की जानकारी दे रहा है, सैटेलाइट इमेज भेज रहा, और ये सब रूस पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर रहा है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर कभी इसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि कहें तो इनकार किया, लेकिन ट्रंप खुद एक बयान में मान चुके हैं पुतिन ऐसा कर सकते हैं। ईरान के शाहिद ड्रोन हमले से हो रही तबाही से परेशान अरब देशों को जेलेंस्की अपना इंटरसेप्टर बेचने के लिए डील करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि रूस और ईरान के बीच ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर एक साझेदारी
जारी है। रूस भी यूक्रेन पर इसी तरह के ड्रोन हमले करता है। यूक्रेन ने इन हमलों से बचने के लिए अपना यह पीवी इंटरसेप्टर तैयार किया है, जिसे जेलेंस्की अरब देशों के साथ साथ अमेरिका को भी बेचने का ऑफर दे चुके हैं। अब जरा सोचिए, एक ईरान एक दर्जन अरब देशों के साथ विश्व शक्ति अमेरिका को अपने ड्रोन से लगातार हमले करके पानी पिला रहा है और यूक्रेन जैसा देश मदद का ऑफर कर रहा है। ये सोचने वाली बात है कि अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी एक यूक्रेन जैसे देश से मदद लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसके बरक्स अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब ये है कि कैसे इस जंग को खत्म किया जाए और कैसे इस जंग से एग्जिट किया जाए। 28 फरवरी को जब ट्रंप के साथ मिलकर इजराइल ने ईरान पर हमला किया था, तब दोनों ने यही सोचा होगा कि एक ही हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर समेत 30-40 लीडर्स और कमांडर्स को मारकर अपना मकसद हासिल कर लेंगे। 2-4 दिन के अंदर ईरान घुटनों के बल आ जाएगा, रेजिम चेंज के लिए सड़कों पर लोग आ जाएंगे और अमेरिका को मन मुताबिक वहाँ की सियासत पर कोई उनका कठपुतली या कोई भी रबर स्टैम्प बैठ जाएगा। लेकिन ईरान ने ट्रंप की धमकियों की धज्जियां उड़ाकर अपना नया सुप्रीम लीडर भी चुन लिया और 1 महीने से जंग के मैदान में भी टिका हुआ है। ट्रंप जंग खत्म करने के लिए ईरान को 15 सूत्री प्रस्ताव दे चुके हैं। ईरान उन प्रस्तावों को रिजेक्ट करके अपनी शर्तें थमा चुका है। ट्रंप ने 6 अप्रैल तक के लिए ईरान के पावर प्लांट पर हमले का अल्टीमेटम टाल दिया और ईरान कह रहा है कि हमें ऐसे अल्टीमेटम की परवाह नहीं है। अगर आपने हमारे पावर प्लांट पर हमले किए तो जवाबी कार्रवाई में मिडिल ईस्ट में जितने पावर प्लांट्स हैं, वाटर प्लांट्स हैं, उन पर हमले होंगे और तबाही ऐसी होगी जिसको दुनिया ने आज तक नहीं देखी होगी। ईरान पहले से ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकाबंदी करके बैठा है और अपने मनमाफिक वहां से जहाजों को गुजरने का मैसेज दे रहा और ट्रंप बार बार धमकियां दे रहे। इस बीच पाकिस्तान में सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की के विदेश मंत्रियों की ईरान के मुद्दे पर बैठक हुई है। इस जंग का खत्म करने का रास्ता निकालने के लिए कुछ देश बीच बचाव के लिए जुटे हैं, मध्यस्थता कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी सेनाएं, नेवी और मरीन की टुकड़ियों को मिडिल ईस्ट में पहुंचने की खबरें भी आ रही हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसके पास ऐसे हथियार हैं जो किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। ईरान के बारे में ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि उनकी ताकत खत्म हो चुकी है, लेकिन ईरान जिस तरह से हमले कर रहा है, जिस तरह से इजराइल के शहरों में तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक, जिस तरह से डिमोना तक ईरान की मिसाइलें पहुंच गई थी, जो परमाणु रिसर्च सेंटर है निगेव के रेगिस्तान में, और जिस तरह से सऊदी अरब के एयरबेस पर अटैक हुआ है, कतर में जो अटैक हुआ और देश से जो खबरें आ रही हैं, उसके बाद अंजाम क्या होगा, पूरी दुनिया की नजर इस पर है कि रास्ता क्या निकलेगा। साथ ही अमेरिकी, ब्रिटिश अखबार, दुनिया के अखबार बार बार लिख रहे हैं कि ट्रंप इस जंग में बुरी तरह फंस चुके हैं, अपनी गर्दन निकालने का रास्ता तलाश रहे हैं कि किस तरह से वो इस जंग से एग्जिट करें, लेकिन वो रास्ता फिलहाल उन्हें दिखाई नहीं दे रहा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई में अगर कूदते हैं तो रास्ता और संकरा हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते की तरह। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश।